हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विशाल सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मगध राज्य का उत्कृष्ट और इससे संबंधित सभी वंशों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सभी जो हमारे तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं और सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, वे सभी मगध साम्राज्य को पढ़ना उनके लिए बहुत आवश्यक है अगर वे इतिहास में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो मगध से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मगध से संबंधित आपके आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, ऐसी वीडियो आपने शायद ही देखी होगी और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। ऐसी वीडियो आपके लिए आज बना रहा हूं मैं कि आपका मगध का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आप 7 जन्मों तक भी मगध को नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो दोस्तों, इसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आपको अपना इतिहास में पकड़ बनानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कीजिए। हमारा जो मगध है, मगध राज्य का उत्कर्ष देखिएगा। आप मगध राज्य का उत्कर्ष देखिएगा। मगध राज्य का जो उत्कर्ष है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। मगध राज्य का जो उत्कर्ष है दोस्तों, ये देखिएगा। मगध राज्य का उत्कर्ष यानी कि जो मगध राज्य था, पहली बात तो ये वो समझ में आना चाहिए आपके कि मगध है क्या। मगध ये नहीं समझ में आता बच्चों के कि मगध भारत में है कहाँ। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं जरा। देखिए दोस्तों, मगध का जो क्षेत्र था वो ये था, जो बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार पूरा, और बाद में इसमें कुछ हिस्सा आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश का, कुछ मध्य प्रदेश का इसके साथ जुड़ गया था। लेकिन जो मगध आपको साम्राज्य माना जाएगा वो साम्राज्य माना जाएगा आपका बिहार वाला क्षेत्र, सारा मगध का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, मगध जो साम्राज्य है उसमें देखिए, मगध में जो मगध साम्राज्य है उसका सबसे पहले वर्णन मिलता है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद ना कि ऋग्वेद, अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का वर्णन मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस वेद में मगध का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मगध का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है पटना गया आदि वाला क्षेत्र। पटना और गया यानी कि पटना, गया और बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये सारा मगध वाला क्षेत्र ही है। बिहार का क्षेत्र मगध कहलाता है, ठीक है। अब मगध के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जो मगध में जो वंश था, सबसे प्राचीन वंश, उसका संस्थापक किसे माना जाता है, बृहद्रथ को माना जाता है। दोस्तों देखिए, बृहद्रथ कौन था। बृहद्रथ सबसे प्राचीन शासक रहा होगा मगध का, जिसका उल्लेख आपका महाभारत में मिलता है। तो बस इसका उल्लेख मिलता है और एक इसके पुत्र का नाम मिलता है महाभारत में, ठीक है। बस इतना ही इनका उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ से सिर्फ ये याद करें कि जो इसका मगध का प्राचीन शासक था वो कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ सबसे प्राचीन शासक था मगध का, जिसका अन्य कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है आज तक। बस ये है कि महाभारत में सबसे प्राचीन वंश यहाँ का बृहद्रथ था, ठीक है, और एक इसका पुत्र था। बस इतना आपको याद करना है। अब देखिए, मगध का जो वास्तविक संस्थापक है, जिसके लिए हमें प्रमाण भी मिलते हैं, लिखित प्रमाण मिलते हैं, मगध का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। जो मगध को जो अच्छी तरह से मगध का लिखित प्रमाण मिलता है वो मिलता है बिंबिसार का।
तो इसलिए मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे वास्तविक संस्थापक? इसलिए कहा जाता है बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक, देखिए दोस्तों, इसने ही हर्यक वंश की स्थापना की। मतलब जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, मगध का संस्थापक था, और हर्यक वंश की भी स्थापना इसने ही की थी। किसने? बिंबिसार ने। अब इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कैसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्यों मानते हैं इसे मगध का वास्तविक संस्थापक? इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने बहुत से राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, जैसे वज्जी, कौशल, पंजाब के मद्र राज्य यानी कि कुरु के समीप का क्षेत्र, अवंती और अंग, ये सभी क्षेत्र इसने मगध में मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी जो नीति थी, यानी कि जो इसका लक्ष्य था राज्य का विस्तार करने में, वो लक्ष्य इसका था कि या तो उस राज्य को विजय किया जाए या उस राज्य से वैवाहिक संबंध बनाए जाए, तभी हमारे राज्य का विस्तार हो सकता है। दोस्तों सही बात है, या तो किसी राज्य को विजय कर लिया जाए या उसके राज्य से आप वैवाहिक संबंध बना लीजिए तो आपका राज्य विस्तार हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया? राज्य विस्तार के लिए विजय किया और क्या किया? इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए बिंदुसार ने। तो बिंदुसार ने देखिएगा क्या किया, बिंदुसार ने पंजाब के जो मद्र का क्षेत्र था उसे अपने मगध में मिलाया, पंजाब के मद्र जो कुरु के समीप का क्षेत्र है। दोस्तों चलो मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि वर्जी, कौशल, पंजाब का मद्र क्षेत्र और अवंती और अंग ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहले आप मैप में समझिएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरा मैप में देखिए दोस्तों, मैप में कहाँ कहाँ है देखिएगा। ये आपका मगध है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना के समीप का, और इसके ही पास क्या है? अंग है, इसे भी इसी ने मिलाया, अंग को भी मिलाया, काशी को भी मिलाया, और अवंती जो कि आपका मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है ये भी है। वज्जी जो आपके उत्तर में है इसके मगध के, और आपका कौशाम्बी और कुरु का क्षेत्र जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र था, ये सभी इन्होंने मिलाए। तो पता चल गई कौन सी चीज कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य को आज बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिए बस, ठीक है। तो जो ये राज्य थे इन्होंने कैसे मिलाए, इनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब जो राज्य है कुरु के समीप का, ये इन्होंने कैसे मिलाया इसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने यहाँ पर थर्ड विवाह किया क्षेमा से जो यहाँ का पंजाब का जो शासक था उसकी पुत्री क्षेमा से विवाह किया। जो इनका विवाह कौन सा था? तीसरा विवाह था, थर्ड, ठीक है। तो विवाह कर लिया तो इसे इन्होंने मगध में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल की। जो कौशल का जो क्षेत्र है, कौशल का क्षेत्र है अयोध्या वाला क्षेत्र, कौशल का ही क्षेत्र है। मतलब अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौशल कहलाता था। कौशल में उस समय की बात है, कौशल में जो कौशल का नरेश था वो था कौन? परसेनजीत। तो इनके एक पुत्र थे अजातशत्रु, बिंदुसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने कौशल नरेश परसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। जिस आक्रमण में परसेनजीत क्या हो गया? हार जाता है, परसेनजीत हार जाता है, और अंत में आकर अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम था वाजीरा, का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। अजातशत्रु से विवाह करने के पश्चात दहेज स्वरूप काशी का जो प्रांत था वो सारा मगध के शासक बिंबिसार के पास चला
जाता है और मगध में मिल जाता है। तो कौशल इस प्रकार मगध में मिल जाता है। अब बात करते हैं वज्जी की। वज्जी जो कि उत्तरी बिहार का क्षेत्र था, यहाँ पर इन्होंने विवाह किया था द्वितीय पत्नी से, मतलब जो इनकी दूसरी पत्नी थी उसका विवाह किया था इन्होंने। वज्जी की राजकुमारी द्वितीय पत्नी थी इसकी, तो उनसे विवाह किया था और द्वितीय पत्नी से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था, जो आगे जाकर इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। तो वज्जी का क्षेत्र इसलिए आया क्योंकि यहाँ की पत्नी क्या थी? द्वितीय पत्नी थी। पंजाब की कौन थी? तृतीय पत्नी थी, क्षेमा। तो इसलिए इनके पास अपने राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद इन्होंने बिंबिसार ने अंग जो कि बिहार में पड़ता है, भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा अंग कहलाता था, और मगध यानी कि पटना के ये पूर्व में पड़ता था। तो यहाँ पर बिंबिसार ने हमला किया और हमला कर अंग को क्या कर लिया? विजित कर लिया। जब अंग को विजित कर लिया, जब अंग पराजित हो गया अंग का शासक, तो अंग को विजित कर यहाँ पर शासक अजातशत्रु को बना दिया कि बेटा जा तू अंग पर राज कर, मैं मगध पर राज करता हूँ, तू अंग पर रह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अंग भी आपके मगध में मिल गया। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारा अवंती। अवंती यानी कि उज्जैन के आसपास का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे कैसे मगध में अपने कार्य स्वरूप बिंबिसार ने मिलाया। एक बार दोस्तों उस समय की बात है जब अवंती के जो नरेश थे, राजा थे, वो पीलिया, उन्हें बहुत तेज पीलिया हो गया था, पीलिया से ग्रसित हो गए थे में, और पीलिया में उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मृत्यु की कगार पर खड़े थे। तभी यह घटना मगध के राजनरेश बिंबिसार को पता चलती है और बिंबिसार वहां से अपना राजकीय राजवेद जीवक, जिसका नाम क्या था? जीवक को भेजता है और वो इन्हें जाकर सही कर देता है। तभी से बिंबिसार और अवंती यानी कि उज्जैन के नरेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मगध का क्या हुआ? विस्तार हुआ, और बिंबिसार ने इसका विस्तार किया, इसीलिए इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और हर्यक वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश? क्योंकि बिंबिसार के बाद सभी पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु कर यानी कि हत्या कर गद्दी पर बैठे। ठीक है। यानी कि बिंबिसार के बाद सभी पुत्र एक दूसरे के अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे, इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये देखिए एक टॉपिक और है। ये जो राजवेद जीवक था, ये गौतम बुद्ध जब बीमार हो गए थे उन्हें देखने के लिए भी गया था जीवक। राजवेद किसका था? जीवक बिंबिसार का। ये भी आप याद कर लीजिए कि जीवक राजवेद किसका राजवेद था? किसका था? बिंबिसार का। और बिंबिसार का लक्ष्य क्या था? विजय या वैवाहिक संबंधों से राज्य का विस्तार करना। ठीक है दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिंबिसार के बारे में। अब बिंबिसार के बारे में चर्चा करेंगे। बिंबिसार को देखिए दोस्तों, बिंबिसार जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार को जैन साहित्य में क्षणिक कहा गया है। बिंबिसार को जैन साहित्य में क्षणिक कहा गया है। मगध की जो राजधानी थी वो गिरिवर्ज थी, यानी कि राजगृह। मगध की जो राजधानी वो गिरिवर्ज या राजगृह थी।
ठीक है, दोनों एक ही स्थान के नाम है। और बिंबिसार का जो कार्यकाल है वो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्वी की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बिंबिसार ने जो राज्य किया, राज्य का विस्तार किया, मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। इसके बाद इनकी हत्या इनके पुत्र ने ही की, पिता की हत्या कर, यानी कि बिंबिसार की हत्या कर कौन गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। क्लियर दोस्तों? तो अजातशत्रु देखिए, अजातशत्रु का जो कार्यकाल है वो है 492 से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का पोषक था, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। और इसी के अजातशत्रु के ही 8वें वर्ष में बुद्ध, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। किसके समकालीन थे? अजातशत्रु के समय में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और इन्होंने क्या कार्य किए? इन्होंने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इस वंश को पितृहंता भी कहा जाता है। और राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अजातशत्रु ने ही राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। राजगृह की जो गुफा थी, वहीं पर राजगृह में जो एक गुफा थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सर्वप्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अजातशत्रु भी क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इसके बाद जब अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की, तो जब कोई अपने पिता की ही, जिसने हमें जन्म दिया, उसकी ही मृत्यु जो करेगा, जो अधर्म करेगा, गलत करेगा, तो उसके साथ भी तो दोस्तों गलत होना ही है। ये कहावत बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, इसके भी पुत्र उदायीन, इसका पुत्र कौन था? उदायीन ने भी अपने पिता की हत्या की, यानी कि अजातशत्रु की हत्या की, जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। उदायीन का जो उपनाम था वो उदभद्र था। उदायीन का उपनाम क्या था? उदभद्र, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उदायीन को डिस्कस करेंगे। उदायीन यानी कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, और इसका उपनाम था उदभद्र, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया? उदभद्र ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे अब क्या कहा जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। इसने ही इसकी स्थापना की, उदायीन ने पटना की स्थापना की। और पटना किन नदियों के संगम पर स्थित नगर था? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित यह नगर था पाटलिपुत्र, ठीक है। और 460 से 444 ईसा पूर्वी तक इन्होंने राज किया। और इन्हीं के राज्य में घूमते हुए इनकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी। तो इनकी हत्या किसने की? किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी। जैसे इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु को मारा, ऐसे ही इनके साथ भी गलत हुआ। और यही सृष्टि का सूत्र है। नेक्स्ट चलिएगा उदायीन के बाद हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे दोस्तों। उदायीन के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उदायीन के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इनमें नागदशक अंतिम यानी कि शासक हुआ, कुछ दिन तक शासन किया।
लेकिन जब कुछ दिन तक शासन किया और ये एक दूसरे के पिता को मारकर, अपने ही पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहे थे, तो जनता में कुछ ना कुछ संदेश ऐसा जा रहा था। जनता ना खुश थी एक किस्म से इनके समय में कि ये अपने ही पिता को मारकर गद्दी पर बैठते थे। तो इसीलिए जब उदयन की मृत्यु हुई और नागदशक गद्दी पर बैठा, तो नागदशक से नाखुश होकर जो जनता थी, जनता ने पितृहंताओं यानी कि हर्यक वंश के शासकों को उतारकर एक योग्य अमात्य शासक शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया और यहीं से नींव रखी गई शिशुनाग वंश की। यहीं से शिशुनाग वंश का उदय हुआ, जो हर्यक वंश के बाद आता है। अगर हर्यक वंश के बाद कोई वंश आया मगध पर, वो आया शिशुनाग वंश। तो क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश देखिएगा, अभी करते हैं इसे डिस्कस। शिशुनाग जो वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। ये भी बिहार में ही पड़ता है दोस्तों, वैशाली। ये मुजफ्फरपुर जिला के आसपास का क्षेत्र है। आप बिहार के मैप में देखिएगा, मुजफ्फरपुर जिला, उसके आसपास के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? वैशाली। ठीक है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहा। और इनकी जो शिशुनाग की जो सफलता थी, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, और शिशुनाग की जो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है वो मानी जाती है अवंती राज्य को विजित करना। अवंती राज्य कौन सा बताया था आपको? उज्जैन के आसपास का क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र अवंती राज्य कहलाता था। तो अवंती राज्य को विजित किसने किया? शिशुनाग ने विजित किया। यही इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग के बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं कालाशोक। कौन बनते हैं? कालाशोक। कालाशोक का जो उपनाम था वो था काकवर्ण। किस नाम से जाने जाते थे ये? काकवर्ण। इनका उपनाम था काकवर्ण। काकवर्ण इनका उपनाम था। और इन्होंने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की? पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। जो शिशुनाग कहाँ ले गया था? वैशाली में ले गया था। ठीक है, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उदयन ने ही इसे राजधानी बनाया था। उसके बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली में ले गया। और उसके बाद कौन आता है? कालाशोक। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपने राज्य की राजधानी बनाया। दोस्तों, जब इन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाया कालाशोक ने इन्हें, उसके बाद मगध की राजधानी हमेशा के लिए पाटलिपुत्र ही रही, किसी ने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, कालाशोक के बारे में देख लीजिएगा और बातें। कालाशोक जो था, कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति स्थापित हुई। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? अभी बताया, अजातशत्रु के समय पर हुई थी राजगृह में, और उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। और द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। कौन था? सबाकामी। और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति स्थापित हुई। दोस्तों, बौद्ध संगति कुल 4 स्थापित हुई और चौथी बौद्ध संगति में यह 2 शाखाओं में बट गया था। ठीक है दोस्तों, जब हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, जब बात करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, और कार्य देखिएगा कालाशोक से। कालाशोक जो व्यक्ति थे, मतलब एक व्यक्ति थे कालाशोक, अपने ही राज्य में राजधानी के समीप घूम रहे थे। तो एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति था, जिसने इनकी हत्या छुरा घोंपकर कर दी थी। कालाशोक की हत्या कर दी थी अपनी ही राजधानी में घूमते हुए, कालाशोक की। ठीक है, इसके बाद जब इनकी हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद मगध किसके हाथों में चला गया? मगध राज्य शिशुनाग वंश से नंद वंश के हाथों में चला गया।
शिशुनाग वंश से किसके हाथों में चला गया? नंद वंश के हाथों में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चर्चा करेंगे आपके पास नंद वंश की। तो नंद वंश की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, नंद वंश भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। नंद वंश जो है, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। कितने राजा हुए? 9 राजा। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महानंदिन। कौन था? महानंदिन। दोस्तों देखिए, महानंदिन किसी किसी बुक में महापरमानंद लिखा गया है, तो दोस्तों असली जो संस्थापक था वो महानंदिन ही था। बल्कि कुछ समय तक इसी के ही राज्य के जो किसी अन्य दासी का जो पुत्र था महापद्मानंद, उसने इसकी महानंदिन की हत्या कर अपने आप गद्दी पर बैठ गया था। तो दोस्तों वो तो इतना इशू नहीं है, आप इतना याद रखें कि इसका संस्थापक महापदानीन था और इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ये घनानंद से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों इसमें कुल 9 राजा हुए नंदवंश में, इसीलिए इसे नवनंद, इन राजाओं को नवनंद कहा जाता है। और 9वां जो शासक था वो कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। तो देखिए दोस्तों, घनानंद कौन था? घनानंद था 9वां राजा। तो घनानंद के बारे में चर्चा करते हैं। जो घनानंद था उसने अपनी जनता पर बहुत अधिक कर लगा दिए थे, यानी कि जनता को इतना मजबूर कर दिया था कि वो असंतोष का कारण बना। जनता असंतुष्ट हो गई थी घनानंद से, और इसी का लाभ किसने उठा लिया? इसी का लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी का लाभ उठाया। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। दोस्तों ये तो चाणक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्होंने शपथ ली थी कि मैं घनानंद यानी कि नंदवंश का अंत कर दूंगा। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अग्रदूत बनाकर इसका अंत किया। तो अंत करने के लिए घनानंद जो है उस पर जनता असंतुष्ट हुई, क्योंकि उसने जनता पर बहुत अत्यधिक कर लगा दिए थे। और इसी चीज का लाभ किसने उठाया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर आक्रमण कर घनानंद को हरा दिया और नंदवंश का समापन हो गया। और नंदवंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश की स्थापना होती है। वह स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव की वीडियो होगी। इससे संबंधित सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे मगध वंश से, मगध राज्य के उत्कर्ष से, मगध का, और इसमें जो वंश आए शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और आपका एक वंश और आया नंदवंश, इन तीनों वंश से संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे। इन सब का हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इनकी ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से वो वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज ये वीडियो मेरे द्वारा कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? मगध से रिलेटेड सभी तथ्यों को हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे और मगध से आपके जो भी डाउट होंगे वे सब क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।